कि मैं दंड भेद श्याम वाली कोई नीति में कभी इस्तेमाल नहीं करता। मेरा तो सिर्फ एक ही होता है कि भी मैं सामने जैसा हूँ पीछे से भी वैसा ही हूँ। मेरा काम है ईमानदारी से काम करने का, और ये सब लोग जानते हैं। तो जिसको मुझे इमदाद करनी है, जिसने मुझे अपना प्यार प्रेम और आशीर्वाद देना है, उसको ये पता है भाई सामने वाला आदमी कैसा है। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की राजनीति में कहीं ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम जींद में पहुंची और आप सभी को पता है कुछ ही दिनों के बाद नगर परिषद के जो चुनाव है वो होने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि जो चेयरमैनी है अब की बार महिला को आरक्षित, यानी कि जर्नल में जो आरक्षित किया गया है महिला की जो सीट है, महिला ही चेयरमैन बनेगी जींद के अंदर, आप सभी को पता है। और भाई हमारे साथ जो वार्ड नंबर 17 से प्रवीण बेनीवाल जो पार्षद रहे हैं, पहले भी जो इनकी माताजी है वार्ड नंबर 20 से संतोष बेनीवाल, वो भी पार्षद रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे भाई चेयरमैनी में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे या फिर अपनी माताजी को चुनाव लड़ेंगे, और दो चार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के भी प्रवीण बेनीवाल से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बेनीवाल साहब राम राम जी। राम राम जी, आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरी नमस्कार। और प्रवीण भाई घर परिवार बिल्कुल बढ़िया जी, आप सुनाओ, आप सब स्वस्थ हैं? हाँ बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले प्रश्न मेरा ये है भाई, पहले जो चुनाव होते थे वो पार्षद मिल करके एक चेयरमैन को बनाते थे, लेकिन अब की बार पहली बार सीधा डायरेक्ट जो चुनाव होने जा रहा है चेयरमैन का, हाँ जी। इसको आप कहाँ देखते हैं? इसका फायदा है या फिर इसका नुकसान होने वाला है? क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये पहली बार ऐसा मौका है कि तब चेयरमैन को डायरेक्ट पब्लिक चुनेगी। अभी तक तो जो नगर पार्षद चुने जाते थे पब्लिक द्वारा, और नगर पार्षद ही इस बात का निर्णय लेते थे कि भी वो चेयरमैन सिर्फ किसको देंगे। अब की बार सरकार द्वारा जो नई नीति बनाई गई है उसके आधार पर पब्लिक को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना मनपसंद चेयरमैन चुन सकती है। नहीं प्रवीण भाई, पहले कई बार क्या था, पार्षदों के ऊपर आरोप लग जाया करते कि भाई यो पार्षद बिक गया, वो पार्षद बिक गया। मतलब इसमें कुछ सकारात्मक सोच निकल के आओगे भी जो चेयरमैन है वो क्या है, वो सभी पार्षदों को एक नज़र से देखेगा। अब देखिए, वो तो जो चुन के आओगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कि उसकी कार्यशैली कैसी है, वो क्या सोचकर क्या विचार कर कर अपना काम को करने का कार्य करता है। और रही बात एमसीओ की, देखो ये पब्लिक द्वारा चुने जाते थे एमसी, वो भी मिलजुल कर अपना जैसे भी उनकी व्यवस्था होती थी वो उसी व्यवस्था के अनुरूप अपना काम करते थे। तो प्रवीण भाई, वार्ड नंबर 17 से भी आप पार्षद हैं, आपकी माताजी हैं वो भी वार्ड नंबर 20 से हैं, लेकिन कुल जींद के अंदर 31 वार्ड हैं। हाँ जी। तो चेयरमैनी का जो है तो पूरा जो कैडर है वो पूरा 31 वार्डों के अंदर आपकी जो फेस वैल्यू है, क्या लगता है अभी 31 के? आपने पहले तो ये बताएं दर्शकों को कि अपनी माताजी को आप चुनाव में मैदान में उतारेंगे जो चेयरमैनी का है, या फिर अपनी पत्नी को आप चुनाव मैदान में उतारोगे? देखिए, ये तो समय पर ही निर्धारित होगा कि भाई कैसी जैसी परिस्थितियाँ होंगी। भाई अभी तो ये भी नहीं कह सकते भाई हमें चुनाव में कितना समय लगेगा। उसके आधार पर जैसी परिस्थिति होंगी, अगर माताजी के नाम से चुनाव लड़ना होगा तो उनके नाम से लड़ लेंगे, अगर नहीं तो मेरी धर्मपत्नी के नाम से भी चुनाव लड़ सकते हैं। जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसी के अनुरूप हम कार्य कर लेंगे। हमारे पास ये कहने के लिए नहीं है कि भाई हमारे पास कोई एक ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारे पास सारे हैं, और सारे के सारे समाज से जुड़े हुए हैं। तो किसी प्रकार की ये चिंता का विषय नहीं है कि भाई मतलब है किसको चुनाव मैदान में उतारा जाए। चलो बिल्कुल। प्रवीण भाई, कई बार सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल हुए हैं। हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट देखी थी। आज भी जींद जिले ने जो जींद है इसने ना तो शहर कंदी ना ही जिला कंदी, नो कहें भाई हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव भाई जींद है। तो मतलब यार भाई साहब, जींद जिला होते हुए भी इसको मतलब गांव की उपाधि दी जाती है, या तो मतलब कहीं ना कहीं जो विकास नहीं हुए हैं, जो यहाँ की जो सड़कें हैं वो ऐसा लगता है भाई मानो कि गांव की जो गलियां हैं इस टाइप में लगती हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो यहाँ पे ऐसे माहौल पैदा किया जाए किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ अर्निंग सोर्सेज हों, जहाँ इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाए, कोई ऐसे प्लांट लगाए जाएँ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग रोजगार के माध्यम से ही कहीं इकट्ठे होते हैं। जिस जो विकसित होगा, अब मान लो हिसार है, आज हमारा ये जो है हिसार उन शहरों में से हैं जो शहर विकसित हो चुके हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत हैं, काम के माध्यम बहुत हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं। तो मेरा कहने का आपसे अभिप्राय ये है कि भाई जब तक आप सरकार यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बनाएगी जिससे लोगों का यहाँ आवागमन बढ़े और उसी हिसाब से विकास हो, फिर अदरवाइज तो सरकार ये सोचती है कि भाई ये इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ना यहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना कोई यहाँ एजुकेशन हब है, तो वे सोचती हैं भाई विकास करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते जींद को। इसी वजह से ये पिछड़ापन का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही कारण है कि यहाँ पर विकास लोग इसी वजह से नहीं करना चाह रहे, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
पता है कि जब जो ये चुनाव हुआ करते नगर परिषद के हैं, नगर निगम के हैं, पंचायती चुनाव हुआ है, उसमें राजनीतिक पार्टी पहले कम इंटरेस्ट लिया करती। लेकिन ये चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे पंचायती चुनाव की बात करें, चाहे नगर परिषद के चुनाव की बात करें, हर पार्टी इंटरेस्ट लेती है अब। तो आपका कौन सी पार्टी में ज़्यादातर लगा हुआ है? देखिए ये तो है ना, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ से तो बहुत बारी ऐसा हुआ है कि जब बीजेपी ने भी सिंबल दिए हैं और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, चाहे वो उन्होंने साइलेंट तरीके से उतारा हो। पीछे भी जब नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे उसमें नगर पार्षदों के लिए सब जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने कैंडिडेटों को सिलेक्ट करके मैदान में उतारा था। वो भला ही चलो, उन्होंने कई बार ऐसा हुआ है, परिस्थितियां ऐसी हुई हैं कि उन्होंने सिंबल अलॉट नहीं किया, लेकिन पार्टियां कई बार उम्मीदवार अपना उतारती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब जो माहौल है कि डायरेक्ट जो चुनाव हो रहा है उसके अंदर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो ज़्यादा हिस्सेदारी ले रही हैं, क्योंकि चेयरमैन का जो चुनाव है वो एक बहुत बड़े स्केल का चुनाव है, जहाँ एक व्यक्ति विशेष के ऊपर सबकी नज़र होती है कि भी उसकी कार्यशैली कैसी है, वो कैसा काम कर रहा है, किस पार्टी से चुन के आने लग रहा है। तो मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि भी जो मेरा तो ये मानना है कि भाई मैं पंचायती तौर पर उम्मीदवार बन के मैदान में आऊँगा और 36 बिरादरी का ये ताना बाना है। 36 बिरादरी से मिलकर मैंने काम किया है, मैं सबसे मिलके शहर में मैं कोई नया नहीं हूँ। पिछले 11 साल से मैं एक नगर पार्षद के रूप में काम कर रहा हूँ, सबने मेरा काम भी देखा है, मेरा व्यवहार भी देखा है, मेरा परिवार को भी देखा है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि भी उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं एक पंचायती तौर के रूप में मेरी माताजी या मेरी धर्मपत्नी इस मैदान में आएंगी और वो चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि पंचायती तौर पर जो नगर निगम और जो नगर परिषद और जो पंचायती चुनाव होते थे, इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का पहले कोई भी ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेती थी। लेकिन आजकल क्या है, जो डायरेक्ट जो चुनाव है चेयरमैन जो पद के, वो किसी एमएलए से कम पद नहीं होता, जो डायरेक्ट होने का है। हर पार्टी अपना जो कैंडिडेट है, हर चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे इनेलो की बात करें, या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, हर पार्टी अपना कैंडिडेट इस जो चुनाव होते हैं उस चेयरमैन पद के ऊपर अपना उम्मीदवार उतारती है। तो बेनीवाल भाई, जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरी सुर्खियों में है, पूरे देश की पूरे विश्व की नज़र आंदोलन के ऊपर पड़ी है और बहुत बार किसान नेताओं ने भी ऐलान किया कि जो किसानों के साथ हैं अब की बार उसी का हम समर्थन करेंगे। हालांकि जो जेजेपी पार्टी और जो बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, हर किसी का किसान विरोध कर रहे हैं। हर पार्टी के अंदर, हर चुनाव के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं किसान आंदोलन को आपका समर्थन है या नहीं है? देखिए, हमारा बिल्कुल समर्थन है और एक सीधी सी बात है अजय भाई कि जो आदमी जो एजेंडा अपना लेकर आता है फील्ड के अंदर और उस एजेंडे के ऊपर जब लोग उस पर अपनी मोहर लगाने का काम करते हैं और जब वो लोग उस एजेंडे से भटक जाते हैं तो देखो ऐसी परिस्थितियां स्वाभाविक हैं, वो आंदोलन का रूप ले लेती हैं। और ये कोई किसी को अधिकार नहीं है कि भाई किसी के काम कोई करे और उसका मुनाफा कोई ले। तो हमारा तो ये कहना है भाई जिसका काम है उसी को उसका मेहनता मिलना चाहिए। वह जमींदार है, किसान है, वो दिन रात मेहनत करता है, अपनी मर्जी से अपना वो काम नहीं कर पाता। अगर उसको एमएसपी भी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? आज अब कोई भी सामान लेने जाते हो तो उसके ऊपर एक रेट निर्धारित कर दिया जाता है। तो अगर वो काम जमींदार का कर लिया तो क्या बुराई है? जब हर चीज़ के ऊपर रेट लिखा हुआ है तो क्या एक जमींदार की चीज़ का फसल का रेट फिक्स नहीं कर सकती सरकार? मानते हैं कि सरकार ने जो 3 कानून है वो काले कानून बनाए हैं और एमएसपी का जो कानून है वो लागू करना चाहिए। बिल्कुल जी, वो काले कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो उन्होंने लागू करने चाहिए। बिल्कुल, देखो भैया भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसके ऊपर किसान आंदोलन में बार बार एक बात करे हैं भाई, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे नगर निगम का, चाहे नगर परिषद का, चाहे कोई विधानसभा का या लोकसभा का आगा होगा, हम उसमें हर उस बीजेपी नेता का और जो जेजेपी पार्टी के नेता है उसका विरोध करेंगे, खुलकर विरोध करेंगे। किसान बार बार या ऐलान भी करने लग रहे हैं और उसका जो असर है किसान बार बार कह रहे हैं भी पश्चिम बंगाल के अंदर हमने असर दिखाया। हालांकि जो चुनाव होंगे उसमें खुद आप भी देख सको उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। प्रवीण भाई, जींद के अंदर 31 वार्ड है भाई, आपने वार्ड नंबर 17 में आप कह रहे हो भाई आपने काम करवाया है, वार्ड नंबर 20 में करवा आपकी माता जी ने, तो भाई 31 जो बाकी के जो वार्ड हैं वो आपको जो वो वोट बैंक है उसको कैसे आप अपनी तरफ खींच पाएंगे? मतलब वो आपने वोट क्यों दिए हुए हैं? देखिए, जो हमने काम किया है यहाँ जितनी बार भी कोई मीटिंग होती थी, किसी प्रकार का कोई एजेंडा होता था, हमने सिर्फ उन एजेंडों को उठाने का काम किया जिससे सारे शहर प्रभावित होता था।
साथ जो विकास के काम थे वो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आवाज़ उठाई कि वो सारे शहर के लिए समांतर रूप से काम हो सके। ये नहीं था कि भी मैंने कोई अपने वार्ड का एक अलग से ही हमेशा फोकस रखा है। मैंने फोकस रखा है कि भाई मेरे वार्ड के साथ साथ जितना मैं शहर का विकास कर सकूं वो भी कम है। तो मैंने जो सारी बातें उठाई हैं, जो मैंने शहर के लिए आवाज़ उठाई है, वो कोई किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे वो किसी भी बारे में बात हो, चाहे अमृत योजना का जो काम था वो जिस प्रकार से हो रहा था उसके अंदर जितनी त्रुटियां थी उसके बारे में हमने बहुत आवाज़ उठाई। जहां गलियों का निर्माण नहीं हो रहा था वहां हमने उसकी व्यवस्था करवाने का काम किया। जिस जगह पे सीवर की समस्या थी वहाँ पर सीवर लाइन बिछवाने का हमने काम किया। तो मेरा ही आपसे ये, आपके माध्यम से ये कहना है आप सभी से कि भाई हमने सारे शहर में विकास जो था उसके लिए, चाहे वो मेरा वार्ड है चाहे वो मेरे वार्ड से बाहर का था, मेरे जितने भी साथी मिलने जुलने वाले, मेरे पारिवारिक संबंध, मेरे रिश्तेदार जितने भी यहाँ हैं, सबसे मेरा संपर्क इसी प्रकार से रहा है कि मैंने अपने वार्ड के साथ साथ उन लोगों का भी काम करने का प्रयास किया है। चलो भाई प्रवीण भाई, अभी जो चुनाव लड़ने जा रहे हो भाई, आपकी माताजी चुनाव लड़ेगी, आपकी पत्नी, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? क्योंकि जींद के अंदर बड़े बड़े मंत्री भी रहे हैं और एमएलए भी हैं। हर बार ये आरोप लगे हैं भाई बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रह लिए, लेकिन जींद का आज तक विकास नहीं हुआ है। वो ज्यों का तो वहीं की वहीं है। तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी भाई? जींद में आपने क्या ऐसा लगा है भाई मैं, यदि मेरी पत्नी या मेरी माताजी यदि चेयरमैन बनती है तो मैं उस समस्या ने पहले सबसे पहले जींद में दूर करेंगे? देखिए, आज के दिन नगर परिषद की जुडिशरी के अंदर जो काम आता है कि भाई नगर परिषद की एक लिमिट है कि वो कहाँ तक काम कर सकती है। जहाँ तक वो काम कर सकती है उसके अंदर जो सबसे मेन मुद्दा आता है वो पानी की निकासी का ही आता है कि भाई पानी की अगर निकासी हमारी निरंतर होगी और वो सही रूप से काम कर रही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद तो सारी चीज़ें टाइमली होती हैं, जैसा समय होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। रेनी सीजन में निकासी की है या गलियों का है या सीवर की समस्या है या जैसे कि लाइट की कोई समस्या है, स्ट्रीट लाइट की, जो नगर परिषद की हदूद में बातें आती हैं, उसकी लिमिट में जो बातें आती हैं उनको सारा को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन हम सारे जनता को ये, मतलब शहर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि भाई हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। इस बात पे आप हम पर विश्वास करके चलें। बिल्कुल। अच्छा, जब आप यदि आपकी पत्नी है चेयरमैन बन जाए, फिर सरकार बीजेपी की है, फिर आप कहीं बाद में ये तो नहीं कहो भाई जनता आपने चेयरमैन बना देगा जनता ने, फिर आप बाद में ये कहो भाई सरकार बीजेपी की है मैं क्या करूँ? ऐसा है जी, मैंने तभी आपसे कहा है कि जो नगर परिषद की जो लिमिट है उसके अंदर अगर चेयरमैन चाहे तो अपनी मर्जी से विकास कार्य कर सकता है। उसके लिए उनको सरकार पे ज़्यादा डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो रूटीन में उसका बजट आता है आपने उसी बजट को अच्छे तरीके से शहर के अंदर विकास के अंदर लगाना होता है। वो आपकी सूझबूझ पे निर्णय है कि भाई आप उसको किस प्रकार से लगाते हैं। चलो, लास्ट पर्सन है प्रवीण भाई मेरा, क्योंकि जो राजनीति में जो चुनावी मैदान में जो उतरे हैं, वोट बैंक जब वो अपनी तरफ खींचे हैं तो साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग कर रहे हैं। भाई कुछ लोग तो ऐसे हुए हैं भाई जो अपने सामाजिक कार्य कम है, भाई हमने ये कर रखा है, यदि आपने अच्छा लगे तो हमें वोट दो। कुछ ऐसे हो भाई पैसा में भी वोट ने खरीद ले हैं, कुछ ऐसे हो भाई शराब में भी बांट ले हैं। मतलब आपका तरीका क्या होगा वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति जो है वो एक व्यवसाय नहीं है। राजनीति जो है वो समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाने का कर चलने का काम है, समाज के हित में काम करने का एक लाइन है। और आपको ये मौका मिलता है कि भाई आप लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का अगर निदान करा सको तो ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि लोगों ने आप पे विश्वास किया है। तो मैं तो ये आपके माध्यम से यही कहूँगा कि भाई मैं दंड भेद श्याम वाली कोई नीति में कभी इस्तेमाल नहीं करता। मेरा तो सिर्फ एक ही होता है कि भी मैं सामने जैसा हूँ पीछे से भी वैसा ही हूँ। मेरा काम है ईमानदारी से काम करने का और ये सब लोग जानते हैं। तो जिसको मुझे इमदाद करनी है, जिसने मुझे अपना प्यार प्रेम और आशीर्वाद देना है, उसको ये पता है भाई सामने वाला आदमी कैसा है। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों की राजनीति में कहीं ज़रूरत है। बिल्कुल। चलो प्रवीण भाई, लास्ट में ग्राउंड मीडिया के माध्यम से जो जींद की जनता है, जो जींद के जो वोटर हैं, उनको क्या संदेश आप पहुँचाना चाहेंगे? मैं तो आपके माध्यम से सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि भाई अगर आपने मुझे मौका दिया तो जैसे मैंने पीछे 11 साल अपना निरंतर ईमानदारी से काम किया है, मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके काम में कोई कोताही नहीं होगी और बिल्कुल ईमानदारी के साथ नगर परिषद के अंदर बैठकर आपका विकास कार्य किया जाएगा। इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली है। जो राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं, जो जींद की जो नगर परिषद चुनाव का जो डंका बज चुका है, क्योंकि डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन जैसे ही डेट आएगी
वो भी हम आपको निरंतर बताएंगे। और जींद के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, हर वार्ड के अंदर हमारी टीम जाएंगी, हम बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या उनकी समस्याएं हैं और किस व्यक्ति के ऊपर वो मतलब विश्वास रखेंगे, वो भी खुद लाइव ग्राउंड मीडिया के माध्यम से अब की बार ये चुनाव पूरा हम दिखाएंगे आपको। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्रवीण बेनीवाल जो वार्ड नंबर 17 से पार्षद रहे हैं, अभी उनकी माताजी हैं वार्ड नंबर 20 से संतोष बेनीवाल। तो आपने जो इनका कार्य है, जितने दर्शक हैं आप जुड़ रहे हैं, यदि आप इनको जानते हैं तो इनकी जो कार्यशैली रही है, आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखनी है इनकी कार्यशैली को लेकर के। और जो इनका एजेंडा है, अभी जो नगर निगम चुनावी मैदान में अपनी पत्नी को या अपनी माताजी को जो चुनावी मैदान में उतारेंगे, हालांकि जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, खुद प्रवीण बेनीवाल ही करते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो आपको क्या कुछ कहना है, आपने हर राय ग्राउंड मीडिया के कमेंट बॉक्स में रखनी है। और यदि आपने वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए जिला जींद से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।